सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 16 ठेस। ठेस कहानी जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी इस कहानी के माध्यम से जो है एक कलाकार के बारे में, उसके आत्मसम्मान के बारे में बताते हैं। और इसमें बताया गया है कि कलाकार जो होता है वो धन दौलत का भूखा नहीं होता है, बल्कि उसे आदर सम्मान चाहिए। जैसे कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर आप उनका आदर सम्मान करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार अगर आप उनका आदर सम्मान नहीं करते, उन्हें ठेस पहुंचाने यानी दुख पहुंचाते हैं तो, या उनका आदर सम्मान नहीं करते तो उन्हें क्या पहुंचती है? ठेस पहुंचती है या दुख पहुंचता है या दुख होता है। तो इसमें बताया गया है कि आप उस कारीगर के बारे में, कलाकार के बारे में, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिरचन और वह एक कलाकार है, तो उसके बारे में बताया गया, उसके आदर सम्मान के बारे में या उसके दिल पर जो ठेस पहुंची उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो इसलिए जो है हमें अपने से बड़ों का या किसी का भी जो है सम्मान, आदर सम्मान करना चाहिए, उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी कहानी। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई बुलाने नहीं आता सिरचन को। जब दूसरे मजदूर खेत में 1/3 काम कर चुके तब सिरचन हाथ में खुरपी हिलाता डुलाता दिखाई पड़ता। मुफ्त में मजदूरी देने को तो और बात है। तो खेती बाड़ी के समय यानी जब खेत की कटाई होती है तो उस समय जो गांव के किसान हैं वो सिरचन को नहीं बुलाते हैं खेत में काम करने के लिए। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो उसे क्या मानते हैं? बेकार मानते हैं, आलसी मानते हैं। और जो खेत में जो मजदूर होते हैं, जब तक जो सिरचन है वो खुरपी को हाथ से हिलाता डुलाता है यानी हिलाता है, तब तक तो जो मजदूर होते हैं वो कितना काम कर लेते हैं? आधे से ज़्यादा काम कर लेते हैं। भला मुफ्त में जो है उसको मजदूरी कौन देगा, क्योंकि वो काम नहीं करता था। तो आज जो है सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर और चटोरा भले ही कह ले। कोई एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बधी रहती थी। तब लोग उसे पूछते ही नहीं थे बल्कि खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। अब देखिए कि आज भले ही जो है सिरचन को सब क्या कहते हैं? मुफ्तखोरी, कामचोर, चटोरी, ये सब कहते हैं। लेकिन एक समय तब भी था जबकि उसकी क्या थी? एक मुडैया थी, यानी एक कच्चा मकान था उसके पास। और बड़े बड़े लोग जो हैं उसके घर के आगे उनकी सवारियां आती थी और वे सिरचन को पूछते थे। और उसकी पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। क्या बोलते थे कि अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही ये कारीगरी रह गई है, सारे इलाके में कहीं भी ऐसी कारीगरी नहीं है। और कल जो है बड़े भैया की चिट्ठी आई थी कि शहर से आई थी कि सिरचन से क्या बनवा लेना? एक जोड़ा चिक बनवा के भेज देना। तो चिक किसे कहते हैं? जो कि एक तरह की जो चटाई होती है ना, उसको चिक बोलते हैं। तो उसके बाद जो है मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने भेजती, मैं पहले ही पहुँच लेता। भोग क्या क्या लगेगा? माँ हंसकर कहती, जा जा, वह मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खोखरन दाढ़ी के साथ चूड़ा खाना तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी नंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। अब देखिए जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरी माँ जब भी सिरचन को बुलाने के लिए भेजती तो मैं पूछ लेता कि आज तो खाने में क्या क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि सिरचन जो था उसको खाने पीने की चीज़ें जो थी बहुत पसंद थी। माँ हंसकर कहती कि जा जा, मेरे काम में पूजा भोग की बात ही नहीं उठाता वो कभी।
और वो तो कभी ऐसे खाने की कोई बात ही नहीं करता है। सिरचन को देखते ही जो है माँ क्या कर लेती थी, हुलसकर, है ना, हुलसकर शब्द है खुश होकर कहती, आओ सिरचन, आज तो नैनू नैनू मथ रही हूँ, यानी मैं क्या बना रही हूँ, घी बना रही हूँ, और तुम्हारी याद आ गई, इसीलिए मैंने क्या करा है, चूड़ा भी बनवाया है, खाना जो चूड़ा तुमको बहुत ही पसंद है वो बनाया है। और जो बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने ये संवाद भेजा है कि उसकी नंद जो है वो रूठ गई है, मोती की शीतल पाटी यानी चटाई, है ना, शीतल पाटी बोलते हैं चटाई, उसकी नंद के लिए क्या बनानी है, एक चटाई बनानी है। सिरचन अपनी पिनियाई बोलते हैं पानी आना, जो पानी जीभ संभाल कर हंसता है, यानी उसके मुंह में क्या आ जाता था, पानी आ जाता था, ये सब सुन के, खाने पीने की बात सुन करके। तो वो क्या करता, अपनी हंसी को संभालता था। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा है काकी, नहीं तो यह शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो कह रहा है कि घी के मौसम में ही मुझे ये सुगंध जो है अच्छी लगती है, भला शादी ब्याह के मौसम में तो मैं कभी ऐसे, मेरी जीभ में पानी नहीं आता है। सिरचन जाते का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके सामने उसके काम करने के ढंग को देखा। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ती तो सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुँह जोर है, कामचोर नहीं। अब देखिए, सिरचन बड़ा ही कारीगर आदमी था, और मैंने घंटों बैठकर उसके काम को देखा है कि वो अपने काम को बड़े ही अच्छे ढंग से करता है, अच्छे तरीके से करता है। एक एक मोती और पटरे, जो उसका पटरा होता है और जो उसकी मोती होती है, उसको वो क्या करता है, हाथ से लेकर बड़े जतन से उसकी जो कुच्ची होती है उसे कुच्ची बनाता है, और कुच्चियों में क्या भरता है, फिर रंग भरता है। तो फिर जो सुतली यानी जो धागा होता है उसको सुलझाता है। पूरा दिन ही उसको अच्छे ढंग से करने में वो समाप्त कर देते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है उसको उन सब कामों को बड़े ही तन्मयता से करने में। काम करते समय जो है उसकी जरा भी उसके काम में अगर बाधा पड़ जाती है तो वह क्या करता है, सांप की तरह फुफकार मारता है, यानी उसको सांप की तरह जैसे कि वो डस लेगा, ऐसे ही उसको गुस्सा आता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए, और फिर क्या बोलता है कि तो तुम अगर मुझे ही बता रहे हो इस काम को तो तुम किसी दूसरे से करवा लो। और सिरचन जो है मुँह जोर है, कामचोर नहीं। मैं तो मुँह पे ही सब कुछ कह देता हूँ, मैं कामचोर नहीं हूँ, और मैं अपने काम को अच्छे तरह से कर रहा हूँ। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बाद में जरा भी झाल या बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला, यानी बिना मजदूरी के वो काम करता था, उसे खाने पीने की चीज़ दे देते थे और उसी में वो चेक बनवा देता था। और जो है वो कहता था कि कोई बात नहीं, अगर ये भी ना मिले, लेकिन मुझे जो है दूसरों की दखल अंदाजी मेरे काम में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या कोई मुझे अगर कुछ रोक टोक दे तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सिरचन को लोग चटोर समझते हैं। तली बधारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। अब देखिए, सिरचन जो था वो उसे जो है लोग क्या कहते थे, चटोरी कहते थे। अब क्यों कहते थे, आधी इसलिए कहते थे क्योंकि वो क्या करते, उसके लिए जो है खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए था, दही के साथ कढ़ी मलाई वाला दूध होना चाहिए था,
और अगर उसके साथ घी ना हो, यानी चिकनाई वाली चीज़ को कह रहे हैं कि घी ना हो, तो उसके काम में भी वो चमक नहीं दिखाई देती थी। अगर खाना पीना अच्छा ना हो, काम अधूरा रख कर वो अगर उठ जाता था तो वो क्या करता था, आधी कनपट्टी यानी आधा ही काम, आधी कनपट्टी अगर उसका कभी जो है माथा ठनक गया तो वो क्या करता था, आधा ही काम करके उड़ जाता और कहता कि मैं अगले दिन करूँगा, और वह दिन कभी उसका नहीं आता था। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर में मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाल, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह से बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह बात दूसरी है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। अब देखिए, मोती घास, पटेर की रंगीन शीतल पाटी और बांस की, शीतल पाटी बताया ना, चटाई जिसको बोलते हैं, और बांस की जो तिल्लियों से झिलमिलाते सतरंगे जो डोर होते थे, और भूसी चुन्नी में रखने वाले जो मूंज की रस्सी यानी भूसा वूसा रखने के लिए जो रस्सी बनाते थे, बड़े बड़े जाल होते थे उनको बनाने का, और ताल में सूखे पत्तों की छतरी और टोपी, इसी तरह बहुत से ऐसे काम थे जिनको कि सिरचन ही करता था। गांव में उसके सिवा ऐसा काम करने वाला कोई नहीं था। लेकिन लोग आज जो है इस काम को क्या मानते थे, बेकाम क्यों मानते थे? क्योंकि जो सिरचन था वो काम के बदले कोई भी पैसा नहीं लेता था और केवल पेट भर खाना ही खाता था। पूरा काम पूरा होने पर एक आध पुराना कपड़ा कोई दे दे तो वह कुछ भी नहीं बोलता था। एक बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पट्टियों के बिना आएगी मानू, तो भाभी ने हंसकर कहा, वेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। अब लेखक कहते हैं कि एक बार मेरी जो छोटी बहन थी उसकी विदाई होने वाली थी, और पहली बार वो ससुराल से हमारे वहाँ आई थी, और उसका नाम क्या था, मानू। मानू का जो दूल्हा था, तो उसने जो है मेरी बड़ी भाभी को खत लिखा और क्या बोला, चेतावनी दी कि मानू के साथ मिठाई आए या ना आए, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल यानी फैशन वाली चिक जो है ज़रूर भेज देना। तो फिर भाभी ने जो हंसकर कहा कि अगर नहीं भेजा तो क्या होगा, मानू को आप वापस भेज दोगे। इसलिए इस प्रकार से हंसी मजाक भाभी और मानू के दूल्हे में हो रही थी। इसीलिए 1 सप्ताह पहले ही जो है माँ ने सिरचन को घर पर बुला लिया और घर काम पर तैनात कर दिया, और बोला कि मैं तुम्हें एक नई धोती दूंगी, और वो भी कैसी, मोहर छाप वाली धोती दूंगी, जिसमें जो छपी हुई धोती हो। तो मन लगाकर तुम काम करना, और जिससे कि तुम्हारी इस चिक को देखकर सभी लोग देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिल्लियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झड़पे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। अब पान की जो पतली छुरी होती है उससे बांस की तिल्लियों को वह क्या करता है, कमानियों की चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। अब वो क्या करता है, बांस की जो छुरी होती है उसको लेके अपने काम में लग जाता है, और जो रंग बिरंगी जो उसके धागे थे, सुतलियाँ थी, उनके झब्बे डाल देता है उस पर, और चिक बुनने बैठ जाता है। 1.5 हाथ उसने चिक बुन भी ली होती है। उस 1.5 हाथ चिक की बुनाई से सबको पता चल गया कि ये जो है एकदम नए फैशन की
चिक बना रहा है जो कि पहले कभी नहीं बनी है। मझली भाभी से रहा नहीं गया। अब लेखक कहते कि मेरी जो छोटी भाभी थी उनसे रहा नहीं गया। पर्दे की आड़ में से वो बोली कि पहले ऐसी जानती तो मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अगर मुझे ये पता होता कि मोहर छाप वाली धोती से जो है अच्छी चीज़ें बना देता है तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा देती और इनसे चिक बनवा लेती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में यह बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चिक नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। तभी ये बात जो है भाभी की सिरचन के कानों तक पड़ गई। और फिर जो है सिरचन क्या बोला कि मोहर छाप धोती दो, चाहे एक तुम रेशमी कुर्ता भी दे दो, फिर भी तुम्हारे लिए है ऐसी चिक नहीं बनेगी बहू। और ये तो मानू दीदी की, जो मानू दीदी है वो क्या है, काकी की सबसे छोटी बेटी है, इसलिए मानू दीदी का दूल्हा जो है वो अफसर है, इसलिए मैं जो है उनके ससुराल के लिए ऐसी चिक बना रहा हूँ। मझली भाभी का मुंह लटक गया। दूसरे दिन चिक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सिरचन जब काम में मग्न रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती। ओंठ पर अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। माँ रसोई घर में पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। अब जो है मझली भाभी का मुंह जैसे लटक गया। तो फिर दूसरे दिन जो है चिक की पहली पंक्ति में क्या हुआ कि 7 तारे दिखाई देने, जगमगा उठे, 7 रंग के थे। वो सिरचन जो है अब अपने काम में मग्न हो गया। जब सिरचन काम में मग्न होता था तो क्या होता था, उसकी जीभ बाहर निकल जाती थी, ओंठ से थोड़ी बाहर, और वह अपने काम में मग्न हो जाता था। खाने पीने की उसको सुध भी नहीं रहती थी जब वो अपने काम में लगा रहता था। चिक में फंदे डालकर उसके पास बड़े सूप में क्या था, एक मैंने निगाह डाली तो चूड़ा था। चूड़ा जो होता है वो किसका होता है, चावल का बना होता है। तो चूड़ा था और एक गुड़ था। गुड़ जो था सूप में पड़ा होता, चूड़ा जो था वो खा रहा था। तो मैंने जो है, लेखक कहते हैं, माँ के पास में गया और माँ से पूछा कि सिरचन को जो है चूड़ा और गुड़ किसने दिया? सिर्फ चूड़ा और गुड़ दिया है। माँ रसोई में खाना बना रही थी। बोली, मैं अकेली कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मझली सिरचन को बुदिया क्यों नहीं देती? तो फिर जो माँ होती है वो कहती है कि मझली भाभी से कि सिरचन को क्या दे दो, बूंदिया दे दो। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अछूता माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अब देखो, बूंदिया देने के लिए जैसे ही छोटी भाभी से माँ ने कहा तो बूंदिया मैं नहीं खाता ऐसा करके सिरचन ने बोला, और उसके मुंह में क्या थे, चूड़े थे। तो गुड़ का ढेला सूप में पड़ा हुआ था। तभी जो है माँ की आवाज़ सुनकर छोटी भाभी जो मझली भाभी थी वो बुदिया को सूप में फेंक कर आ गई, जहाँ पर कि सिरचन के लिए क्या रखा था, गुड़ रखा हुआ था। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी अपने मैके की आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अब तभी सिरचन जो है पानी पिया उसने, और फिर मछली भाभी को चढ़ाते हुए कहा कि क्या तुम अपने मायके से आई हुई मिठाई को भी इसी तरह से फेंकते हो जिस तरह से मुझे फेंक के दी है बुदिया? और फिर क्या था कि मछली भाभी का क्या बन गया, मुंह बन गया। वो रोने लगी अपने कमरे में जाके। मछली भाभी माँ की दुलारी बहू थी, माँ की सबसे प्यारी बहू थी, और माँ तमक कर बाहर आई। मैं तो गुस्से से बाहर आई और सिरचन से कहा कि तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं की बदकुटी करने की क्या ज़रूरत है? यानी बहुओं को इस तरीके से बातों की लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, तुम अपना काम करो, जिस काम की ज़रूरत है मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरी
चिक में फंदे डालने लगा। अब जो है सिरचन को गुस्सा आया और फिर वो क्या करने लगा, अपनी चिक में काम करने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। तो मानो जो है वो क्या करती है, बैठक का कमरा होता है उसमें सजाकर जो है क्या ले जाती है, पान ले जाती है। तो पान का बीड़ा जो है एक वो सिरचन को दे देती है और बोलती है कि सिरचन दादा, ये तो कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग हैं, 5 प्रकार की बातें करेंगे, इसलिए आप इनकी बातों का बुरा मत मानना और अपना काम करना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में डाल लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते हुए अबाक रह गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूमते देखते कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। तो तभी जो है सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी कि सिरचन को पान खाते हुए देखा और देखते ही रह गई। सिरचन ने चाची को इस प्रकार से देखा कि वो मुझे इस तरह से देख रही है, तो वो छोटी चाची से क्या बोल पड़ा कि अपनी डिबिया से गम कौवा जर्दा, यानी जर्दा का अर्थ है तंबाकू, जो खुशबूदार तंबाकू होता है, उस समय खाते होंगे। तो वो बोलता है कि अपने डिबिया का जो खुशबूदार तंबाकू है वो मुझे दे दो, और बहुत दिन हो गए नहीं खाए हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। चाची जो थी वो सबसे क्या थी, जलती थी। तो सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। अब उसे जो है सिरचन से गुस्सा उतारने का मौका मिल गया। मन कही हुई बोली और मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा। अब देखिए चाची जो है वो हर किसी से क्या रहती थी, थोड़ा ईर्ष्यालु सी थी, ऐसा लेखक कहते हैं। तो सिरचन से वो गुस्से में क्या करते हैं, गुस्सा उतार लेते हैं, मौका मिल जाता है उनको गुस्सा उतारने का। तो सिरचन से कहते कि मस्खरी करता है, यानी तो क्या करता है, मस्खरी करता है। और तुम्हारी बढ़ी हुई जो जीभ है ना, जो बहुत बोलते हो तुम, ये घर में पान तो खाते ही हो और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहेगी, यानी पान भी खा चुके हो, अब क्या बोल रहे हो कि गम कौवा जर्दा भी दे दो, चटोर हो तुम तो। और इसी बात पर मेरा जो है कलेजा धड़क उठा, यानी मुझे अब जो है बुरा लगने लगा। सिरचन कुछ देर तक चुप बैठा पान मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थूक आया। और फिर क्या किया उसने, सिरचन थोड़ी देर तक तो चुपचाप पान खाता रहा और फिर उसके बाद कुछ देर बाद घर के पीछे की तरफ जो है गया और थूक के आ गया और अपनी छुरी और हंसिया वगैरह सब कुछ अपना सामान समेट लिया और टगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर आ गया। फिर उसने चिक पर एक नज़र डाली और फिर गुस्से से जो है बाहर आ गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। जो उसकी बहन, लेखक की बहन थी, वो क्या करती रही, उस चिक को, अधूरी चिक को देखती रही। और फिर जो सिरचन था वो तो वहाँ से चला गया था। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद दूंगी। फिर जो माँ थी उसकी, तो माँ बोलती हैं, लेखक की माँ बोलती है कि जाने दो उसे, अब तो वो वापस लौट के आएगा नहीं, अब तुम जी छोटा मत करो, हम जो है ऐसी चिक बाजार से खरीद लेंगे। मानो को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखवाया था पटना और कोलकाता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। अब मानो को फिर याद आया कि मेरी शादी में जो है सिरचन के हाथ की बनी जो शीतल पट्टी यानी चटाई थी, वो माँ ने मेरे ससुराल भिजवाई थी और मेरे ससुराल वालों ने पटना और कोलकाता के जितने भी मेहमान थे सबको वो दिखाई और सब ने जो है उसकी तारीफ की। यह सोचते सोचते जो है मानू अपनी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, अब
जो है लेखक सिरचन को फिर मनाने चले गए कि अब आ जाओ और तुम बना लो। तो उसने देखा लेखक ने कि जो है वह शीतल पाटी यानी चटाई में जो है वो एक फटी हुई चटाई में लेटा हुआ है और क्या कर रहा है, कुछ सोच रहा है। फिर उसने मेरे को देखा यानी मुझे देखा तो फिर बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मुहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मर गई, मेरे बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है, उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में ही मेरी कदर होती थी, अब क्या। अब जो है सिरचन को बड़ा गुस्सा आया था उस समय, वो तभी तो छोड़ के चला गया। तो कहते हैं लेखक कि जब उन्होंने मैं उससे मनाने गया तो उसने मुझे देखा और बोला कि बबुआ जी अब मैं ये काम नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ, तुम्हारा काम तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब वो धोती भी नहीं चाहिए, आपकी जो मोहर छाप धोती है वो भी नहीं चाहिए, और ना तो खाना चाहिए। कौन पहनेगा वो धोती को, मेरी ससुरी खुद तो मर गई, यानी मेरी पत्नी तो मर चुकी है, और वो कौन पहनेगा उसको, मेरी बेटियों को भी ले गए, यानी मेरे बच्चे भी नहीं है, वो अपना तो मरी और मेरे बच्चे भी मर गए। बबुआ जी मेरी जो घरवाली है अगर वो जिंदा रहती तो मैं इस प्रकार से मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। तो बोलता है कि दुर्दशा नहीं होती, यह शीतल पाटी यानी जिस चटाई में मैं लेटा हूँ ये उसी ने बनाई थी। इसी की कसम खाकर कहता हूँ कि गांव भर में एक तुम्हारी ही हवेली में मेरी इज्जत होती थी, अब क्या, अब तो वो वहाँ भी नहीं होती है। मैं चुपचाप वापस लौट आया, लेखक बोलते हैं मैं चुपचाप वहाँ से लौट आया। फिर ऐसा सुन के, उसकी बातें सुन के समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर ले जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचन का गुस्सा हो आया। अब देखिए कहते हैं लेखक कि मैं जो है मानू को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, और फिर वो समझ गया था कि जो मैं वहाँ से चुपचाप वापस लौट आया था, मैं समझ गया था कि जो सिरचन है वह एक कलाकार है, उसके दिल को ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इसलिए वो अब चेक बनवाने नहीं आएगा। और मानू को ससुराल पहुंचाने भी मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर जो सामान था वो सामान मैं ले गया था, और मैंने देखा कि जो मानू मेरी बहन है वो क्या करती है, वो बड़े ही जतन से यानी बड़े ही तरीके से उस अधूरी चिक को भी मोड़ माड़ के ले जा रही थी अपने साथ। और मुझे जो है मन ही मन जो है सिरचन पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसने जो है अधूरी ही चिक बनाई थी। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी दरवाजे के पास आकर पुकारा। गाड़ी आ गई थी और सामान चढ़ा दिया था मैंने। दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि तभी प्लेटफार्म पर दौड़ता हुआ मुझे क्या दिखाई दिया, सिरचन दिखाई दिया। सिरचन बोला बबुआ जी, दरवाजे के पास आकर वो खड़ा हो गया और बोला कि बबुआ जी क्या है। फिर मैंने गुस्से में बोला कि क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झड़की के स्वर में कहा, उसको डांटते हुए स्वर में कहा। सिरचन ने पेट पर लदे हुए बोझे को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ हैं, एक बार देखूं। फिर जो है सिरचन जो है उसके पेट पर कुछ लदा हुआ था सामान, उसको उस लदे हुए सामान में वो दौड़ता हुआ वहाँ आया था, और उसने बोला कि दरवाज़ा खोलो, मानू दीदी कहाँ है, मैं एक बार मानू दीदी को देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल पाई, और तभी मानू ने देखा सिरचन दादा को और बोले कि सिरचन दादा, इतना ही उसने बोला था। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यानी हकला था वो थोड़ा सा, तो उसने हकलाते हुए कहा कि यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुस्की। तो फिर जो है जो सिरचन था वो क्या बोलता है कि ये सब मेरी तरफ से हैं तुम्हारे लिए, एक तो शीतल पाटी है और चिक भी है और एक जोड़ी
आसन भी है जो बैठने की होती है, कुर्सी है। गाड़ी चलने लगी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत में काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। तभी जो है मानू ने मोहर छाप धोती के लिए उसको पैसे देने के लिए निकाले तो सिरचन ने जो है अपनी जीभ जो है दांत के नीचे दबा ली और बोला कि नहीं, और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें पैसे देने के लिए मानू को मना कर दिया। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मानू जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि जो है सिरचन ने कोई दाम नहीं लिया और मुझे जो है इस प्रकार चिक बना के दी। और मैं क्या कर रहा था, लेखक कहते हैं, मैं उस बंडल को खोल कर देख रहा था और वो कारीगरी जो थी बहुत ही बारीक थी, रंगीन थी, और जो उसमें धागे थे उन फंदों में इतना अच्छा काम था कि मैंने पहली बार ऐसा काम देखा था। तो यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।